नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की। जी20 और जी20 इसकी तैयारियों को लेकर जिस तरह की धूम है, जिस तरह की खबरें हैं, वह बता रही हैं कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह आयोजन बहुत खास है और यहां से विश्व गुरु के तौर पर वह जो अपनी बैटिंग कर रहे हैं, उस संदर्भ में यह सम्मेलन बहुत कुछ समेटे हुए है अपने आप में। इसमें आखिर कौन से मुद्दे होंगे तय? क्या यूक्रेन को लेकर एक बार फिर होगा टकराव? क्या आर्थिक साझेदारी बढ़ेगी? इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे प्रबीर पुरकायत से। प्रबीर, भारत जी20 को होस्ट कर रहा है, तैयारियां पूरी हैं। 60 शहरों में 200 के करीब बैठकें हुई हैं। तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। मैं जो बुनियादी सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, इस जी20 के सामने ये जो अहम बैठक है, क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं जो दुनिया के मुद्दे इस जी20 में डिस्कस होंगे? और इस बीच हमारे दर्शक देख सकते हैं, यह खास नक्शा है जो हमने इस प्रोग्राम के लिए बनाया है। इसमें भारत है होस्ट कंट्री, यानी वहां पर नई दिल्ली में प्रोग्राम होने जा रहा है और ये तमाम देश जी20 के सदस्य हैं। पीले में जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं वे आमंत्रित देश हैं इसमें। तो प्रबीर, बहुत बड़ी संख्या में जी20 के लेकर एक उत्साह है, काफी मुद्दे हैं जिनको लग रहा है कि हल हो पाएंगे नहीं। क्या चुनौतियां हैं इस जी20 के सामने? देखिए, इन जो चुनौतियां दुनिया के सामने है वो जो जी20 के सामने भी है। एक तो है कि इस वक्त यूक्रेन का युद्ध एक पृष्ठभूमि है जिस पे बहुत सारे विवाद कह सकते हैं जिससे जुड़ा हुआ है। उसके साथ जो रूस पे सैंक्शंस लगा है, जो सैंक्शंस बहुत सारे यूरोपीय और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया लगाने के लिए तैयार हैं, पर ज़्यादातर दुनिया के देश जो अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका में है, एशिया में है, उससे उनकी सहमति नहीं है। भारतवर्ष भी उसमें जुड़ा नहीं है सैंक्शंस में। तो ये तो एक पृष्ठभूमि यूक्रेन है। दूसरी बात पृष्ठभूमि चीन है। ताइवान को लेके अमेरिका जो इस वक्त एक कोशिश लगा है कि कैसे चीन को घेरा जाए। उसमें आर्थिक इश्यूज भी है जो आप जानते हैं, चिप्स को लेकर बहुत बड़ा एक चिप्स की सैंक्शंस जो चीन पे थोपा जा रहा है, ये भी इशू है। और जो कह रहे हैं वो डी लिंकिंग नहीं, पर हम डी रिस्किंग करना चाहते चीन की इकोनॉमी से, तो वो भी एक पृष्ठभूमि है। तो जो और एक क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है ही। क्लाइमेट चेंज का मुद्दा होना चाहिए, पर कितना होगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का बैठकें अलग से होती है। पर ये भी क्या पृष्ठभूमि जो है इस पे आएगी। दूसरी बात जो इस नक्शे के ऊपर मैं कहना चाहूँगा, अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका का जी20 में खास कोई भूमिका नहीं है। साउथ अफ्रीका के अलावा और कोई देश उस पर नहीं है। जबकि अगर यूरोप को देखेंगे, बहुत सारे देश यूरोप के जी20 के अंदर सदस्य हैं। तो इसीलिए इसके बारे में जी20 का जो छवि है वो कुछ हद तक दुनिया की जो रिप्रेजेंटेटिव छवि होनी चाहिए वो नहीं है। उसमें एक महाद्वीप बाहर है, करीब साउथ अफ्रीका, और शायद इसीलिए इस बार मांग भी हुई है कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जाए। हमारे तरफ से, भारतवर्ष की तरफ से ये मांग है कि अगर यूरोपियन यूनियन जी20 के सदस्य है तो अफ्रीकन यूनियन क्यों नहीं जी20 की सदस्यता करेगी। ये सवाल हमने रखा है, पर उसमें सहमति होगी या नहीं देखनी पड़ेगी। तो ये पृष्ठभूमि है जी20 के एक हिसाब से, जिसमें क्या डिस्कशन होगा नहीं होगा वो देखनी पड़ेगी। प्रबीर, आपने हवाला दिया यूक्रेन युद्ध का, लेकिन जो जी20 है बुनियादी तौर पे इसका जो गठन हुआ है, थोड़ा सा उस पर भी हम चाहेंगे कि उस पर भी बातचीत हो। लेकिन बुनियादी तौर पे इसका गठन आर्थिक साझेदारी के लिए हुआ कि किस तरह से साथ मिलकर व्यापार किया जाए, और इसका एक बहुत सघन रिश्ता जी7 से है, क्योंकि जी7 जिस तरह से बनाया गया था, तमाम पावरफुल कंट्रीज एक साथ आए थे। जी8 था, रूस को बाहर कर दिया गया, फिर उसके बाद जी7, उसके बरक्स जो जी20 है
वो बना तो आर्थिक साझेदारी के लिए था, तो फिर यूक्रेन, पिछली बाली वाले में भी यूक्रेन को लेकर एक काफी गर्मा गर्मी थी। इस बार भी शी जिनपिंग भी नहीं है और पुतिन भी नहीं आ रहे हैं। देखिए, अगर आप जो सवाल करें इसकी ओरिजिन कहाँ है, G20 की ओरिजिन कहाँ है, तो ये सवाल करनी पड़ेगी G7 की ओरिजिन कहाँ है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्लेटफॉर्म था दुनिया के लिए, बहुत दिन से वहीं पर चीज़ें डिस्कस होती थी। अगर सुलह होना है वहीं से शुरुआत होती थी। अगर देखें आर्थिक इश्यूज की, उसके लिए ट्रेड रिलेटेड जो था गैट था, बाद में WTO बना। तो हर चीज़ का अलग अलग प्लेटफॉर्म्स दुनिया में है, और वो प्लेटफॉर्म छोड़ के G7 G20 क्यों दुनिया में उसका उदय होता है और उसका मतलब क्या है। G7 का शुरुआत जो है बहुत पुरानी है, क्योंकि जब से इनके हाथ से दुनिया की जो कॉलोनीज थे निकलना शुरू हुआ, तो वो चाहते थे कि एक इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें हम एक दूसरे से बातचीत करके निर्णय करेंगे दुनिया में क्या होना चाहिए। उस वक्त जो सेटलर कॉलोनियल पावर्स, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये देश है जो सेटलर कॉलोनियल पावर्स हम उसको कहेंगे, और दूसरे है कॉलोनियल पावर्स, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली वगैरह वगैरह जो है, ये है कॉलोनियल, एक्स कॉलोनियल पावर्स। तो वो अपने आप को दुनिया की मसीहा अभी भी समझते हैं, और G7 के तहत वो दुनिया में क्या होना चाहिए इस पर वो अपनी भाषण दिया करते थे। पर जब 2008 पे फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, तब G7 को लगा पैसे तो इस वक्त सिर्फ हमारे पास नहीं, चीन के पास है, भारतवर्ष के पास है, रूस के पास है। खैर रूस तो उन्होंने निकाल ही दिया था बाद में। तो G20 की तब ब्राज़ील है। तब सवाल था कि इनके मदद के बिना हम अपनी संकट, आर्थिक संकट से बाहर नहीं आ सकते। गहरी आर्थिक मंदी का दौर आया 2008 में, बहुत बड़ा एक संकट था। अमेरिका और यूरोपियन बैंक्स की थी, ठीक है, वो सब ठप हो रहे थे। हाँ, उसको, उसके बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। पर G20 का उस वक्त भूमिका ये था कि कैसे G7 देशों की बैंकिंग सिस्टम को बाहर लाया जाए। इसीलिए इन देशों की मदद चाहिए जिनके पास पैसे, जिनके पास रिजर्व्स है। हमारे पास भी रिजर्व है, चीन के पास भी है, साउथ कोरिया के पास भी है, फलाना धमाका। इनकी मदद तब जरूरत पड़ी। याद आती है ना, जब कुछ होता है, संकट फंसता है तो निकालने के लिए इन तमाम देशों की तरफ। तो ये जो है G7 का जो एक कहना है कि रूल बेस्ड ऑर्डर, अब जानते हैं रूल बेस्ड ऑर्डर होता क्या है। रूल्स तो कहीं लिखा नहीं है इनके मुताबिक। रूल्स जो है वो जो तय करते हैं वही रूल्स होते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय कानून जिसके आधार पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना था वो रूल्स नहीं है। रूल्स जो WTO के ट्रेड के, व्यापार के रूल्स है, वो रूल्स नहीं है। ये है रूल बेस्ड ऑर्डर, जो हम रूल देंगे वही रूल बेस्ड ऑर्डर होगा। ये एक क्राइसिस है, और इस वक्त G20 में उनका इतना दिलचस्पी नहीं है। उनका है कि इसको इस्तेमाल करके कैसे रूस और चीन को अलग कर निशाने पे लिया जाए, निशाने पे लिया जाए। क्योंकि हमारा इन लोगों का, हमारा मतलब इन लोगों का निशाना इस वक्त ये दो देश है। तो एक हिसाब से जिसको कहेंगे कि पुराना जो वक्त था जब सोशलिस्ट दुनिया और पूंजीवादी दुनिया के टकराव था, तो उस स्थिति में वापस जाना चाहते। दिक्कत उनके लिए ही है कि बहुत सारे ऐसे दुनिया में इस वक्त मुल्क है जो उस लड़ाई में औकात बढ़ा है और उस लड़ाई में फंसना नहीं। हाँ, वो लड़ना। और आप जो जिक्र कर रहे हैं प्रवीण, मुझे लगता है कि ये चीज़, ये जो हमारा ग्राफ है ये बहुत अच्छे से बता रहा है। इसमें हमने ब्रिक्स देशों को दिखाया है, क्योंकि ब्रिक्स का भी सम्मेलन हुआ, और तकरीबन 33% जो GDP का पूरा मामला है वो यहाँ पर है। और G7 आप देखिए कि शुरू हुआ था जब 92 में, तब 45% से ज़्यादा था, और फिर धीरे धीरे गिरते गिरते 27 के करीब पहुंचने की भविष्यवाणी है। 28% के आसपास पहुंच गया है ये। तो ये जो एक ग्राफ दिखाई दे रहा है कि दुनिया में जो आर्थिक विकास है वो बड़ी तेजी से शिफ्ट भी हो रहा है, जिसका असर वर्ल्ड न्यू ऑर्डर में पड़ भी रहा है। तो एक तो है कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है
कि हम अपने मुद्रा में कितना सामान खरीद सकते हैं अपना दैनंदिन जीवन यापन के लिए। तो ये जो चीज़ है, ये परचेजिंग पावर पैरिटी और एक्सटर्नल रुपी का डॉलर में कितना कीमत है अलग अलग है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी इसीलिए देखना चाहते हैं कि दुनिया में अपने देश में हम रहते हैं, हमारा डॉलर रुपी कितना बाहर में क्या होगा उसका कोई हमसे कोई मतलब नहीं है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी उस हिसाब से बताता है देश का लोगों की हालत क्या है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आप देखेंगे कितना परिवर्तन हुआ है। जो 15% था एक ज़माने में, आप जाके उसका डबल के ज़्यादा हो गया, और जो 45% आप कह रहे थे वो अब जाके 27%, 28%। और इसमें चीन का सबसे ज़बरदस्त विकास है। और ये जो हम दिखा रहे हैं 2023 के बाद, ये फोरकास्ट है जो बता रहा है कि इस दिशा में ये अर्थव्यवस्थाएं बढ़ेंगी। हाँ, देखने वाली बात है। क्रॉसओवर जो कहेंगे कब होता है, जब ब्रिक्स G7 से बड़ा हो जाता है। वो क्रॉसओवर करीब 2019 में होता है। इसके बाद से ब्रिक्स देश बढ़ता रहा है और G7 घटता रहा है। और आपने सही कहा, ये 2028 में जाके जो हम आंकड़े बता रहे हैं 2028 के आंकड़े हैं, आज के नहीं, प्रोजेक्शन है। पर मुख्य बात है कि दुनिया की आर्थिक भारसाम्य जिसे कहेंगे, इक्विलिब्रियम जो कहेंगे, उसका शिफ्ट हो रहा है। जो पहले गरीब मुल्क माने जाते थे और जो अमीर मुल्क है, उनकी जो वेट है, भार है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और यह चीज़ अभी भी G7 अंदरूनी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको अभी भी लगता है कि हमारा डंडा दुनिया में चलना चाहिए। मैं इससे ये तमाम चेहरे हैं देशों के, जिसमें शी जिनपिंग तो नहीं आ रहे हैं, पुतिन नहीं आ रहे हैं रूस के, लेकिन उन देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। तो उससे ये भी लगता है कि काफ़ी बड़े पैमाने पर जो आमंत्रित देश हैं वो भी इसमें हैं, जी इनवाइटीज़ भी यहाँ पर हैं। एक चीज़ जो मैं अंत में आपसे जानना चाहूँगी, G20 को लेकर जो उत्साह है, जो काफ़ी लोग देख रहे हैं, ख़ास तौर से भारत उसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन जितने प्लेटफॉर्म्स हैं इस तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, वो धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता खोते जा रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं होती, आज की तारीख में WTO की बात नहीं होती, जो एक समय बहुत पावरफुल सेंटर्स थे, ताकत के सेंटर्स थे। तो ऐसे में G20 क्या कोई अपना दखल कर पाएगा, आपको लगता है? देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल में तो वीटो भी होती है, तो अमेरिका का लगता है दादागिरी वहाँ नहीं चलता। अब जो है WTO की बात आई, चीन का, भारतवर्ष का भी, पर चीन का सबसे जिस तरह से आर्थिक विकास हुआ है, तो उनको लगता है कि ट्रेड रिलेशंस जो है उस पे हमारा, जब तक चीन को हम बाहर नहीं करेंगे अपने मार्केट से, तब तक हमारी दिक्कत पड़ेगी। तो इस वक्त जो सैंक्शंस वो इम्पोज कर रहे हैं WTO की कानून के मुताबिक, वो कहेंगे न्यूक्लियर सैंक्शंस, मतलब कि सिर्फ युद्ध के वक्त आप इस्तेमाल कर सकते, नॉर्मल टाइम्स पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर अमेरिका लगभग सब इश्यूज पे उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, ख़ास तौर से चीन के खिलाफ। भूल मत जाइएगा, हमारे ऊपर भी इस तरह के चीज़ें हैं जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नाम पे हमारे ऊपर भी यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाने की अमेरिका लगातार कोशिश करता है। तो ये इन चीज़ों पे इसीलिए उनकी इस वक्त दिक्कत है कि इन सब प्लेटफॉर्म्स भी उनकी जो पहले जो क्या कहेंगे भार था, इस वक्त है नहीं। और वो डिफेंसिव में क्योंकि है, तो इसीलिए उनको अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इन सब ट्रीटीज़ की इस्तेमाल न करके, बल्कि वहाँ से एक हिसाब से उनको ठप करके G20, G7 जैसे जगहों पे दादागिरी करने की कोशिश करते हैं। और सवाल ये है कि G7 ठीक है, उनकी ये कहेंगे ख़ास क्लब है, पर G20 में और भी देश है, और जिनको वो समझते उनके साथ रहने वाले देश है वो भी है। पर फिर भी यहाँ पर जो नियम है इन सब प्लेटफॉर्म्स की, यूनानिमिटी से होना चाहिए। और ऐसे जो चीज़ें हैं जिस पे यूनानिमिटी नहीं है, वो पैराग्राफ, जैसे बाली में था एक पैराग्राफ था, कुछ देशों ने कहा हम इस पैराग्राफ से सहमति नहीं करते, पर इस तरह से प्रस्ताव पारित हो सकता है।
तो अभी भी होने की संभावना है। बहुत लोगों का आशा थी कि आशा मतलब कि अमेरिका और ऐसे देशों के चीन और हिंदुस्तान की दरार को बढ़ाया जाए। G20 के इस प्लेटफॉर्म में लगता नहीं वो संभव है कि अमिताभ कांत, जो आप जानते हैं चीफ शेरपा है हमारा G20 के लिए, उन्होंने भी कहा है कि हम चीन से बातचीत कर रहे हैं और इस पे हमारी कोई दिक्कत वैमनस्य नहीं है या इस कोई तरह से टकराव नहीं है। टकराव नहीं है। हालांकि हम जानते हैं बॉर्डर लेके टकराव है, पर उसको G20 में इस वक्त लाने के लिए कम से कम अमिताभ कांत के बात से लगता है हम लाना नहीं चाहते। भारत नहीं आता। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई चीज हो जिससे कम से कम हिंदुस्तान, भारतवर्ष अपना क्या कहेंगे, अपना थोड़ा सा कद बढ़ा सके। हाँ, प्रोजेक्शन बढ़ा पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर। दोस्तों, मेरे पीछे जो नक्शा है वह बता रहा है कि दुनिया में पावर इक्वेशन बहुत तेजी से बदल रही है और इसमें भारत हो, रूस हो, चीन हो और अफ्रीका, इसे नजरअंदाज करना किसी के लिए संभव नहीं है। G20 बड़े पैमाने पर आर्थिक साझेदारी के लिए बना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दरअसल युद्ध नहीं चाहता और जो दरअसल G7 की जो दादागिरी है उसे खत्म करने के लिए बना है। देखना जरूरी है कि यह G20 देश और दुनिया को क्या दे जाता है। शुक्रिया।